रंग उपन्यास इस एक देश काल के दायरे में सिमटी हुई रचना न होकर एक ज्वलंत अखिल मानवीय समस्या प्रधान रचना है, जो हर देश काल के पाठकों में कर्तव्य निष्ठा और संवेदना जगाती है। ये बात विशेष रूप से जो मेहंदी के रंग उपन्यास के लिए इसलिए कही गई है क्योंकि उपन्यास एक बृहत संदेश तो देता ही है, साथ ही इसके अंदर देश काल वातावरण, जो हम उपन्यास की जब समीक्षा करते हैं उपन्यासिक तत्वों के आधार पर, तब इसकी समीक्षा में तत्व में देश काल वातावरण एक तत्व आता है। उसके आधार पर जब हम इस उपन्यास को जांचें तो इसमें एक ऐसे संस्था के वातावरण को बताया गया है जिसमें सजीवता जीवंता तो है ही, साथ ही वो एक विशेष क्षेत्र या एक विशेष कहें देश तक सीमित नहीं है। वो उसका भाव धारा इतनी विस्तृत है, उसका संदेश इतना विस्तृत है कि वो पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश देता है। इस उपन्यास के प्रारंभ में जो संवाद योजना आई है उसमें किस तरह से उस परिवेश के ताने बानों को बुना गया है। देखिए, अपने परिवेश को भी भूल गई कि दिन चढ़ आया था, संस्था के भी कोई कायदे कानून थे, एक सख्त दिनचर्या जिसके साथ सब रोगी, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा डॉक्टर चलते थे। फिर वही दिनचर्या प्रारंभ हो गई थी। तो किस तरह उस वातावरण का ताना बाना बुना गया है कि एक ऐसा उस संस्था में दिनचर्या थी जिसके अंदर हर एक सदस्य जुड़ा हुआ था, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यवस्थापक हो या अधिकारी हो। उस दिनचर्या को किस बिंबों के आधार पर उस परिवेश को उकेरा गया है। उसी में जब हम उपन्यास में बात करते हैं किस तरह से समाज का, देश का या कहीं वातावरण में हमारे क्या सोच चल रही है, क्या ढर्रा चल रहा है, किस तरह से कानून प्रक्रिया या दिनचर्या के काम में रोज़मर्रा का काम किस तरह से होते हैं, तो उसमें एक जगह बताया गया है कि सरकारी दफ्तरों में एक फाइल को ऊपर चढ़ने में कितनी परेशानी होती है। तुम तो वाकिफ़ हो, सरकारी ढर्रे की बात की जा रही है कि कैसे सरकारी दफ्तरों में काम होता है। जब तक उन्हें सशक्त संपन्न हाथों से धक्का न दो, एक सीढ़ी आगे बढ़ने को नहीं, और एक बार धक्का देने से उन पंगु फाइलों का काम भी नहीं चलता। हर सीढ़ी पर चढ़ाओ 6 महीना साल भर तो लग ही जाते हैं अंतिम मंजिल तक पहुंचने में। इसके बावजूद अनुदान की 75% राशि तो नीचे से ऊपर के लोगों को बख्शीश देने में खप जाती है। इस तरह से भ्रष्टाचार पर चोट की गई है। तुम्हें सोचो, क्या मैं इतनी दौड़ धूप कर सकता हूँ? इन लूले लंगड़ों को रबड़, एल्यूमिनियम और लकड़ी के पांव बनाकर चला तो सकता हूँ, पर उन पंगु फाइलों को तो सोने चांदी की गाड़ी चाहिए ना। भाषा शैली में व्यंग्य का इतना सुंदर प्रयोग अन्य देखने में बहुत कम मिलता है। और इसी की क्रम में जब अपन बात करें भाषा शैली में व्यंग्य रूप पर, तो इस व्यंग्य को मृदुला जी ने इतनी खूबसूरती से छोटे से संवाद योजना में उकेरा है। सच पूछो तो इन पाँवों के मंत्रियों से समय लेना, उनसे कभी मकान कभी पाँव का उद्घाटन कराना मेरे बस की बात नहीं। शर्मा जी को जवाब दे रहे हैं दद्दा जी। और सच पूछो तो इन पाँवों के उद्घाटन के लिए मंत्री भी पाँव कटा होना चाहिए ना, क्योंकि इन पाँवों पर चलकर ही तो उद्घाटन। जब बात करते हैं कि दूसरे की वो न जाने पीर पर आई जिसकी फटे न बवाई, तो वो भाव जब तक आप स्वयं महसूस तभी कर पाओगे जब आप स्वयं उस दर्द से गुजरे हो। इस बात को छोटे छोटे संवादों में लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। और इसी में देश काल के संदर्भ में एक पंक्ति आती है कि अभी तक वैसी संस्थाओं में उनका नंबर ही नहीं आया। हिंदुस्तानियों के लिए कुछ भी बने वह सस्ता, सुंदर और सुलभ होना चाहिए।
दुर्लभ चीज़ों को गरीबी रेखा से नीचे बैठी असंख्य जनता कैसे प्राप्त कर सकेगी। सेवा का एक भाव पूरे भारतीयों के लिए कि उन्हें क्या स्थिति है, भारतीयों में गरीबी रेखा में कितने लोग हैं, उन्हें कैसे उनकी सेवा की जाए, किस तरह से उन्हें वो चीज़ जिसकी कमी है वो मुहैया करवाई जाए, वो सेवा का भाव लेकर चले दद्दा जी के माध्यम से उन्होंने, लेखिका जी ने ये बताने का प्रयास किया है। इसी में जब हम एक जगह पढ़ते हैं कि छोटे सी पंक्ति में शालिनी के जीवन में आए बदलाव या उसकी मानसिकता में आए बदलाव, उसके चरित्र को किस तरह से बताया गया है। वह असमय ही पक गई थी। पके हुए फल को कोई छिपाकर रख भी नहीं सकता, वह अपनी सुगंध फैलाता ही चलेगा। किस तरह प्रकृति के साथ जोड़ा गया है कि फल की प्रौढ़ता की, पकने की प्रक्रिया है, वो उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके चेहरे में कैसे झलक आती है और किस तरह शालिनी में ये बदलाव आया। जीवन को समझने के लिए स्वानुभूति ही तो सही दृष्टि देती है, यानी जीवन को समझने के लिए स्वयं अनुभव करना पड़ता है उस दर्द को, उस पीड़ा को। और भाषा शैली में जहाँ लोकोक्ति की बात आती है, वो हमारी सबसे एक धरोहर के रूप में भाषा शैली में अपनाई जाती है और मृदुला जी ने इसे पूरी ईमानदारी के साथ बरता है। छोटे सी संवाद योजना में बड़ी सी गहरी सोच उन्होंने रखी है, जहाँ पर एक जगह कहा है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। दद्दा जी के माध्यम से ये पंक्तियाँ उनके मुख से कहलाकर उस दर्द को, स्वानुभूति को महसूस करने की बात कही है। वहीं देश की जो यथार्थ रूप है, जो एक यथार्थ स्थिति है, उसको रेखांकित करते हुए वो कहते हैं कि इन अपंगों की लाठी के सहारे कितने लोग सरकारी अनुदान ले आते हैं, उनकी सेवा का ढोंग रचकर अपना नाम कमा लेते हैं, स्वयं फूल मालाओं से लदे जाते हैं, इनके लिए तो कांटे ही कांटे बच जाते हैं। ये अपनी बैसाखियों को कहाँ कहाँ दौड़ाएं। दद्दा जी का ये कहा गया कथन उनके अंदर एक तड़प जो पैदा हुई है, उस तड़प को बताता है कि कैसे ये सरकारी जो प्रक्रिया है उसका निर्वाह करेंगे और किस तरह से उनकी अपंगता का फ़ायदा उठाकर लोग खुद की मानसिक अपंगता की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से इस पूरे उपन्यास में हर छोटे छोटे संवाद में बहुत बढ़िया संदेश, बहुत गहरी बात बताने का प्रयास किया है और हम उपन्यासिक तत्वों के आधार पर इस उपन्यास को देख चुके हैं। इसके चरित्र चित्रण में, इसके उद्देश्य में, कथोपकथन में, संवाद योजना में, भाषा शैली में, हर दृष्टिकोण से यह उपन्यास सफल उपन्यास की श्रेणी में आता है।